हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि मैं कई दिन से कई प्रकार की चीज़ों पे अपना कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अभी मेरे एक व्यूअर ने पूछा, सत्यपाल जी ने, कि जो यूको ट्रिब्यूट है क्या वो जिस दिन ये 30/7 को जो दस्तखत हुए इस पर लेटर पे, उससे पहले वालों पर एप्लीकेबल है। मैंने आपको बताया था एसवाई ट्रिब्यूट में कि इससे अभी क्लियर नहीं हो पाया है। आप जा करके अपनी ब्रांचेज में पूछें क्या ये पहले वालों पर लागू है या नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली है या प्रोस्पेक्टिवली है। तो ये तो मतलब वही बता सकते हैं। दूसरा, और किसी ने बताया कि जो ये आ रहा था आपका DADR का, तो किसी ने बताया कि जो सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनका DA घटा है और जो रिटायर्ड हैं उनका कुछ भी नहीं हुआ है, उनका एक स्लैब कम हुआ है। ये कन्फर्म है। अब आगे मैं आता हूँ। मेन चीज़ वही है हमारी कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन, और अभी जो लेटेस्ट बात निकल के आई है कि 2010 में जो हमारा पैसा कटा था कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर, कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर जो पैसा कटा था, उसी को लेकर के इन्होंने इसको फंड बेस्ड पेंशन बता दिया। जब ये कहते हैं कि पेंशन लीव ऑफ CPF है, तो सीधा साधा मतलब ये है कि हमारा पैसा क्यों कटेगा। और मैंने आपको यही बताया था आपके पेंशन रेगुलेशन का हवाला देते हुए कि वहाँ 7-8 सोर्सेज हैं जिनसे पैसा पेंशन फंड में आएगा। इसमें से ये सोर्स तो बिल्कुल नहीं है जो इन्होंने पैसा हमारा काटा है। ये हमारा पैसा नहीं काट सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि काट दिया और इतना ज़्यादा पैसा कटा, इतना ज़्यादा पैसा कटा कि मेरे पास कम से कम 100 लोगों ने ये बताया कि हमारा भी कटा, हमारा भी कटा, इतना कटा, इतना कटा, इतना कटा। अब क्योंकि मैंने बताया था इसकी एक केस वेणुगोपाल साहब ने कहीं केरला हाई कोर्ट में डाल दिया है। ये सूचना भी मेरे को किसी मेरे व्यूअर ने दी थी। अब जो केस डाला है वो इतना मजबूत है कि उसके जीतने के 100% चांसेज हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हों कि कोई संगठन आपके लिए कुछ करेगा, तो UFP तो जरूर करेगा नहीं कि उसका हाथ है उसमें। एक बात, हमारे रिटायर्ड संगठन जितने भी हैं, चाहे CBPRO हो, चाहे उसके संगठन जो दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स हों, EIBRF हो या AIB पार्क हो या और भी संगठन हो, एक भी आपका कोई सहायता करने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हो कि भाई अग्रेसिवली हम आगे कैसे बढ़ें, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप कोई बैंक कर्मचारी जो लॉ करके कहीं कोर्ट में केस कर रहा है, कहीं वकालत लड़ रहा है और सस्ते में वो आप केस लड़ सके या फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ सके, तो आप इतने केस डालो इस पूरे देश में, इतने केस डालो जा करके इसी के लिए, रिकवरी के लिए, कि IB और UFB तंग हो जाए पूरी तरह से। और सबसे उपयुक्त संगठन जो है मुझे लगता है वी बैंकर्स। कि वी बैंकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप लोग इस अनलॉफुल रिकवरी के लिए चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत करें कि इन्होंने इस प्रकार पैसा काटा है, क्योंकि इनका जो रेगुलेशन है 1995 वो इनको अनुमति नहीं देता। जब इन्होंने पैसा काटा था 2010 में सेकंड ऑप्शन में, उस समय इनके रेगुलेशन को आए हुए 15 साल हो गए थे। 15 साल पहले जो रेगुलेशन में लिखा हुआ था उसी का अनुसरण करना था, न कि इन्होंने अलग से एग्रीमेंट करके हमारा पैसा तो काट ही नहीं सकते। कोई अधिकार नहीं है इनको पेंशन कॉस्ट के नाम पर पैसा काटें। केवल और केवल ये ले सकते थे एम्प्लॉयर का हिस्सा जो हमको मिलता था, उसके बदले में खुद कहते हैं कि ये उसके बदले में पेंशन मिली हुई है। अब इसका निवारण कब तक होगा आप अच्छी तरह जानते हो। कोर्ट में तारीख ही तारीख पड़ती हैं। कोर्ट में केस कर दिया उन्होंने, जल्दी होगा, लेट से होगा, देर से होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये नहीं होगा
तब तक आपका पेंशन अपडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये फंड बेस्ड पेंशन ही बनी रहेगी आपकी। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन वो फंड बेस्ड का जो ठप्पा लगा हुआ है वो वहाँ से निकल जाएगा। और मैं तो दूसरा ये बताऊंगा, जो भी आदमी सक्षम है और चाहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कटा है, तो वकीलों से पूछ करके और जो सोर्सेज ऑफ फंड जो बैंक पेंशन फंड के होंगे उनको उनके सामने रख करके, भाई ये रेगुलेशन है और हमारा पैसा कटा है और इसका थ्योरी ये था कि हमारा CPF के बदले हम पेंशन देंगे, ये पैसा इन्होंने काटा है, ये इलीगल है, तो जा करके केस डाल दो। और पूरे देश में इतने केस डाल दो कि दोनों ही IBA और UFB उन्हीं को, मतलब उन्हीं में उलझा दो इसको। और भी कोई आदमी है तो EIBA का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कराने के लिए कोर्ट में केस निकाल दो, क्योंकि ये किसी भी हद में 5 लाख रुपए ना तो सेक्शन 15 के अनुसार और न सेक्शन 16 के अनुसार ये फिलिस्तीन कौज के लिए दे सकते हैं। वहाँ इनको अलाउड ही नहीं है, जो ये 5 लाख वहाँ दे करके बैठे हुए हैं। ये सारी जो चीज़ें जब आएंगी ना, ये चारों ओर से जब घिरेंगे, तब ये हमारे मुद्दों की बात करेंगे, अदरवाइज मुद्दों की बातें नहीं करेंगे। कुछ हमारे संगठन ऐसे भी हैं, मैंने बताया था कि कोई आउट ऑफ कोर्ट कौन थे वो, कोई कन्वीनर थे, अपने बताया था मैंने, तो वो क्या नाम समझौता करने का, और वो भी 1/11/2022 से करने को तैयार हैं, और वो भी RBI लाइन पे करने को तैयार। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं ना, ये हमें क्या है कहीं का भी नहीं छोड़ रही हैं। तो यदि CBPRO या फिर AIBRF और अपना EIB पार्क संगठन के तौर पर कुछ करें, तो कम से कम हम इतना तो चाहेंगे कि जो अनलॉफुल रिकवरी जो 2010 में सेकंड ऑप्शन के नाम पे हुई थी, इसका तो कोर्ट में केस डाल दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेंशन अपडेशन के लिए, नहीं ये जब तक अटका ही रहेगा। और दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि जो अपना EIBRF है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई लीगल कमेटी का गठन किया है 35.1 का अध्ययन करने के लिए। हम चाहेंगे कि आपका जो लीगल कमेटी का गठन है उसका क्या निष्कर्ष निकला है, किस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्या अध्ययन किया है, वो भी हमारे सामने लाया जाए। क्योंकि ये तो निश्चित है कि हमारा रेगुलेशन 1995 एक सशक्त रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, और वही जो रेगुलेशन है 1995 का, वही अनुमति नहीं देता इनको सेकंड पेंशन ऑप्शन में रिकवरी करने का। और रिकवरी तो इन्होंने कहीं बताते 8वें बेस सेटलमेंट भी की है और 9वें बेस सेटलमेंट में भी की है। अब कैसे कैसे की है ये तो अपने भी समझ में नहीं आता। अब उस जो उसमें एग्रीमेंट में लिखा है उससे अलग एग्रीमेंट ना तो IBA कर सकता है और ना UFBU कर सकता है। यदि ये एग्रीमेंट करते हैं तो ये इनकी मिली भगत है, क्योंकि ये शुरू से ही 2002 से लेकर के आज तक केवल और केवल ये 1995 के रेगुलेशन को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, कि उनको पता है कि रेगुलेशन 1995 का यदि प्रॉपर तरीके से लीगल इंटरप्रिटेशन हो गया तो बैंक पेंशन अपडेशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। और मुझे यही लगता है कि आज तक बैंक पेंशन रेगुलेशन का अपडेशन का जो रेगुलेशन उसका प्रॉपर तरीके से लीगल इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। अदरवाइज चंडीगढ़ में ही ये केस जीत गए होते। उसमें क्या है, ऊपरी सतह पे बात की, इनको तो ऐसे डरका दिया कि जो रेगुलेशन 56 है वो केवल इन केस ऑफ डाउट है, जो मतलब चीज़ें वहाँ पर वर्णित है। भाई वर्णित तो आपका पेंशन अपडेशन भी है 35/11 में, तो उस पर तो लागू होता है 56। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हम दूसरों की ओर ध्यान करें और इंतज़ार करें, भाई कोर्ट जल्दी कर ले, तो कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट की जो तारीख है, ना तो आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, और ना उनके हाथ में जो केस लड़ रहे हैं। लेकिन आपका पेंशन अपडेशन केवल और केवल कोर्टों पर टिका हुआ है, और कोर्ट पर जब टिकेगा जब इनको इतना उलझा दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए कि ये खुद ही अपनी उलझन में बहुत ज़्यादा उलझ जाएँ। लेकिन फिर भी अंत में मैं सभी रिटायर्ड बैंक एसोसिएशन से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप ये जो 2010 में पैसा कटा है कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर, इसको चीफ लेबर कमिश्नर के नॉलेज में लाएं, क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात, मान लेने काट भी लिया तो ये इनका निगोसिएशन था, ये कंसिलिएशन नहीं था। निगोसिएशन आपका जो होता है वो आपका ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के 18/1 में है, वो सब पर लागू नहीं होता है। इन्होंने सब पर लागू कर दिया जितने भी थे, क्यों लोगों को जानकारी नहीं थी। ये केवल और केवल कंसिलिएशन होता है जो सब पर लागू होता है समान रूप से। ये कंसिलिएशन नहीं था, एग्रीमेंट जो हुआ था
इनके बीच में, IBA के बीच में और यूनियन के बीच में, ये केवल और केवल एक निगोसिएशन था। और उस निगोसिएशन में लोगों ने जो कुछ भी तय किया वो लेकर के सब पर थोप दिया और हमारे सारे पैसे काट लिए। इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, और जो खामियां हैं यदि इनको आगे लेके जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कुछ न कुछ हो सकता है। और मेरे ख्याल में इनमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त यदि कोई है तो इसमें बी बैंकर्स हैं। यदि वो आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।